स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं और अब वक्त हो गया है प्रहार का। क्या आपने पहले ही इलेक्शन में प्रशांत किशोर इतिहास रचने वाले हैं? क्या पहले ही चुनाव में पीके बीजेपी के गढ़ को डहाने वाले हैं? क्या मध्य प्रदेश के दतिया में बड़ा उलटफेर होने वाला है? आज 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के फैसले का दिन है, लेकिन सबकी नजर जहां सबसे ज्यादा टिकी हुई है वो है बिहार की बांकीपुर सीट। पटना की बांकीपुर सीट पर बहुत बड़ा उलटफेर हो रहा है। बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं। बांकीपुर में अब तक 6 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। प्रशांत किशोर 3451 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं आरजेडी तीसरे नंबर पर है। बीजेपी के लिए बांकीपुर सीट बहुत अहम है। ये सीट बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। बीजेपी ने यहां से कायस्थ समाज से आने वाले नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा था। बीजेपी ने बांकीपुर जीतने के लिए पूरा दम भी लगा दिया था, लेकिन अभी तक का जो रुझान सामने आ रहा है उससे बीजेपी को भयंकर डेंट लगता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बांकीपुर सीट बीजेपी हारती है तो संदेश बहुत बड़े होंगे। एक तरफ प्रशांत किशोर चुनावी राजनीति में एंट्री ले रहे हैं, एक तरफ प्रशांत किशोर की पार्टी का उदय होगा, तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी जो कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले चुनाव में अगर असफल होते हैं तो उन पर सवाल खड़े हो जाएंगे। और साथ ही साथ सवाल ये कि वो सीट जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़ी हुई है, उस सीट पर बीजेपी अगर जीत नहीं पाती है तो सवाल बीजेपी की रणनीति पर भी खड़े होंगे। नीतीश चंद्र और अनुराग अमिताभ मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, मैं आपके पास आ रही हूँ, ताजा अपडेट्स के साथ बताइएगा क्या समझ में आ रहा है बांकीपुर के इस रुझानों को देखकर आपको? जी हाँ, एक बात बिल्कुल साफ तौर पे नज़र आ रही है कि प्रशांत किशोर जो है वो कुछ उलटफेर कर सकते हैं। हालांकि अभी रुझान है, लेकिन छठे राउंड तक लगातार उन्होंने बढ़त बनाई है और करीब 3451 वोट से उनकी बढ़त बनी हुई है। और जो उनके पार्टी के कुछ सूत्र हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि 8वें राउंड में भी उनकी बढ़त है। हालांकि चुनाव आयोग के आंकड़े को यदि आप देखें तो लगातार जो कई राउंड हो चुके हैं उन सबों में प्रशांत किशोर ने अच्छी खासी बढ़त बनाई हुई है। हालांकि अभी कई राउंड बचे हुए हैं, 31 राउंड तक काउंटिंग होगी, लेकिन जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं इसमें यह दिख रहा है कि प्रशांत किशोर जो है लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद है कि वो प्रशांत किशोर को यहाँ से कामयाबी मिल सकती है। और जिस तरह से वोटिंग के बाद से ही इस बात की चर्चा थी कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी और आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी में कामयाबी हासिल कर ली है, तो अब यदि आप रुझानों को देखें तो इसी बात के संकेत मिल रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी के साथ साथ आरजेडी के वोट बैंक में भी जो है वो सेंध मार दी है। और यही कारण है कि उनको बढ़त लगातार मिल रही है। और अभी जो ईवीएम खुल रहे हैं वो बांकीपुर का जो बिल्कुल कहें कि जो पॉश इलाका है वहाँ से ये जानकारी आ रही है, वहाँ के ये रुझान है। और जो खास तौर से जो सब्जी बाग का इलाका है, गांधी मैदान के आसपास का इलाका है, वहाँ का ईवीएम अभी खुलना है, तो ये भी संभव है कि ये बढ़त जो है आगे जारी रह सकती है। तो निश्चित रूप से जनसुराज के लिए एक बहुत अच्छी खबर और इसके साथ ही साथ बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा संदेश भी कि लंबे समय के बाद बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर आप कह सकती हैं कि ये देखने को मिल रहा है। जहां से 50,000 से ज़्यादा से वोटों से बढ़त मिली थी बीजेपी को, वहां बीजेपी यदि पिछड़ती दिख रही है तो निश्चित रूप से ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं मानी जाएगी, एक बड़ी जीत प्रशांत किशोर की मानी जाएगी। क्योंकि प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव मैदान में खुद यहाँ पर उतरे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में आप देखिए उनके पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा, उनका खाता तक नहीं खुला, लेकिन सिर्फ 8 महीने के बाद जब चुनाव हो रहे हैं तो ऐसे में एक बड़ा उलटफेर दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से बीजेपी और आरजेडी दोनों के लिए इसमें कई सबक हैं, कई संकेत हैं। नीतीश, देखिए जो चूक प्रशांत किशोर से विधानसभा चुनावों में हुई थी उस चूक को दुरुस्त किया। चुनावी राजनीति में प्रशांत किशोर ने एंट्री ली और उनकी एंट्री कितनी धमाकेदार है ये तो हमें बांकीपुर के रुझान बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि प्रशांत किशोर एक कैपेबल चेहरा है और वो अगर चुनावी राजनीति में उतरेंगे तो उनको सफलता मिल सकती है। और बीजेपी और आरजेडी दोनों के लिए सेटबैक है। लेकिन सबसे पहले नीतीश, आप मुझे बीजेपी के लिहाज से इस रुझानों को समझाइए, क्योंकि यहां पर सम्राट चौधरी की भी साख दांव पर लगी हुई है। यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन की साख दांव पर लगी हुई है। जिस सीट पर 1995 से वो जीतते आए हैं, वो सीट अगर हाथ से जाएगी तो एक बड़ा मौका, एक बड़ा नैरेटिव बनेगा उन लोगों के खिलाफ। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि चूंकि बांकीपुर की जो सीट है वो पटना राजधानी की सीट है, नितिन नवीन की सीट है, उनके पिताजी भी यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला विधानसभा उपचुनाव है।
तो ऐसे में सम्राट चौधरी और नितिन नवीन इन दोनों की प्रतिष्ठा जो है इस चुनाव में दांव पे लगी है, उनकी साख दांव पे लगी है। और प्रशांत किशोर ने तो पूरे चुनाव में इस नैरेटिव को आगे बढ़ाया कि सम्राट चौधरी जो है उनको मुख्यमंत्री बनाने से बीजेपी का वोटर नाराज है। और यही उनकी कोशिश थी कि जो बीजेपी का ऐसा वोटर जो सम्राट चौधरी को पसंद नहीं करता है उनको अपने साथ जोड़ा जाए। और इसीलिए उन्होंने इसके आसपास जो है अपने चुनाव प्रचार को केंद्रित रखा और हर सभा में उन्होंने यही बात रखी कि बीजेपी ऐसा समझती है कि जो उनका वोट बैंक है वो उनका एक तरह से बंधुआ मजदूर है, वो उनकी बातों से बंधा हुआ है। और यही नैरेटिव उन्होंने बनाने की कोशिश की। और चूंकि ये उपचुनाव था और उपचुनाव में जाहिर है कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था, कोई सरकार बननी बिगड़नी नहीं थी, तो ऐसे में अपने चुनाव प्रचार को जिस तरह से प्रशांत किशोर ने आगे बढ़ाया है उसमें उनको कामयाबी मिलती दिख रही है। और निश्चित रूप से इससे सम्राट चौधरी, नितिन नवीन इन दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पूरे बिहार बीजेपी की जो यूनिट है जाहिर है उसके लिए एक बड़ा सेटबैक होगा ये। और साथ ही साथ तेजस्वी यादव के लिए एक खतरे का संकेत भी है कि क्या प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव की जगह ले सकते हैं आने वाले दिनों में। क्या विपक्ष की भूमिका में प्रशांत किशोर जो है वो मजबूती से नजर आएंगे। और जाहिर है जब विधानसभा में प्रशांत किशोर जाएंगे तो ऐसे में तेजस्वी यादव को मुकाबला उनका करना होगा और बीजेपी को भी उनका मुकाबला करना होगा। प्रशांत किशोर जो है एक युवा चेहरे के तौर पर अपनी जो भूमिका है वो और तेज कर सकते हैं और एक कड़ी टक्कर हम कह सकते हैं कि बिहार में देते नजर आएंगे। तो निश्चित रूप से ये भले ही एक उपचुनाव है लेकिन इसके मायने काफी अधिक हैं और इसके जो राजनीतिक संकेत है। बिल्कुल, देखिए सीट बड़ी है, चेहरा बड़ा है, तो इसके राजनीतिक मायने भी बहुत बड़े हैं नीतीश। और यही वजह है कि शुरुआती रुझान पर अब रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं। बांकीपुर में पीके की बढ़त पर आरजेडी का बयान सामने आया। बीजेपी का वोट प्रशांत किशोर को गया, ये आरजेडी की तरफ से कहा गया है। नीतीश कुमार का वोट भी पीके को गया। सम्राट चौधरी के खिलाफ गुस्सा है, शक्ति यादव की तरफ से बातें कही गई हैं। तो ये तो बात ठीक है कि बीजेपी का वोट प्रशांत किशोर को गया है, लेकिन ये भी बात ठीक है कि आरजेडी का वोट बैंक भी तो प्रशांत किशोर को ही जा रहा है। अगर प्रशांत किशोर इस सीट पर लीड कर रहे हैं और आरजेडी का कैंडिडेट कहीं नजर नहीं आ रहा है। सुनिए पहले क्या कहा आरजेडी के नेता। चक्र के जो मतगणना के परिणाम हैं वो आए हैं और वो जाता दिख रहा है धनसुराज के पक्ष में। दोनों भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट पूरे तौर पर जनसुराज को ज़्यादा दिख रहा है, यानी सरकार के खिलाफ गुस्सा है। सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके प्रति गुस्सा है भाजपा के अंदर। ये बात तो अब साफ दिख रही है, साफ साफ दिख रही है। तो भाई जब राजा पुल का जब नीतीश जी का वोट चला गया प्रशांत किशोर को, तो बचा क्या है? पता नहीं क्या जरूरत है। अब देखिए नीतीश, ये भी दिलचस्प है, सरकार के खिलाफ अगर गुस्सा है तो जाहिर बात है विपक्षी, एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते आरजेडी को भुनाना चाहिए था इस गुस्से को। लेकिन अगर प्रशांत किशोर इस गुस्से को भुना रहे हैं तो आरजेडी पर भी तो सवाल खड़े होते हैं ना कि आप कहां हैं, आपकी रणनीति कहां है, आप हैं भी ग्राउंड पर या सिर्फ हवा हवाई बातें कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें कई सीख जो है वो आरजेडी के लिए भी है। लेकिन चूंकि बीजेपी यहाँ हारती हुई नजर आ रही है तो इसलिए शायद आरजेडी के लिए थोड़ी संतुष्टि इसमें नजर आ रही होगी। लेकिन निश्चित रूप से जैसा कि हम कह रहे थे कि यहाँ से कई राजनीतिक जो है संकेत मिलने शुरू होते हैं कि किस तरह से जो वोट बैंक का जो उलटफेर है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। ये सही है कि सिर्फ सवर्ण और मुस्लिम ही नहीं बल्कि जो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का जो वोट बैंक है उसको भी प्रशांत किशोर जो है वो लेते नजर आ रहे हैं। और वोटिंग के दिन भी इस तरह की खबरें आ रही थी। नीतीश कुमार को जिस तरह से सीएम की कुर्सी अब उनके पास नहीं रही तो क्या उनका वोट बैंक इसको लेकर नाराज है? क्या सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया? नीतीश जो चेंज हुए, सम्राट चौधरी का कुर्सी पर आना, नीतीश कुमार का पीछे होना और फिर उसके बाद नितिन नवीन का इस सीट को छोड़ना, राज्यसभा चले जाना और फिर कैंडिडेट बीजेपी तय नहीं कर पाई, ये सारे समीकरण हैं जो ये बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर की रणनीति मजबूत थी और उसी का जो रुझान है हमें देखने को मिल रहा है। बने रहेगा हमारे साथ। इस बीच दतिया सीट की भी बात कर लेते हैं। ये भी बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ भी बड़ा हंगामा हुआ था।
बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। दतिया में 5वें राउंड की गिनती के बाद कांग्रेस आगे चल रही है। कांग्रेस के घनश्याम सिंह 308 वोटों से आगे चल रहे हैं। दतिया में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा था। नरोत्तम का टिकट कटने की वजह से उनके समर्थक काफी खफा थे और अब उसका असर भी दिखने लगा है। दतिया में कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल गई है। हालांकि ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि पिछली बार जब इस सीट पर विधानसभा के चुनाव हुए थे तो नरोत्तम मिश्रा चुनाव नहीं जीत पाए थे और इस बार भी नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद जब दूसरे कैंडिडेट को मैदान में उतारा तो वो भी कुछ खास कमाल कर नहीं पा रहे हैं। अनुराग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग, ये बड़ा उलटफेर कहूं या इस सीट का रुझान कहूं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है या नरोत्तम मिश्रा का फैक्टर है जिसकी वजह से कांग्रेस आगे चल रही है? लेकिन निश्चित तौर पर अभी बहुत जल्दी होगा ये कहना कि दरअसल ये रुझान पूरी तरीके से कांग्रेस की तरफ आया है, लेकिन जो तस्वीर है वो निश्चित तौर पर पलटी दिखाई दे रही है। मैं इस वक्त कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी के साथ हूं। उत्साह यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पांचवा जो राउंड है, 5वें राउंड में कांग्रेस जो बीजेपी है उसने बढ़त जरूर ली है, लेकिन अगर मैं कुल टोटल वोट्स देखूं तो अब तक 42,000 वोट जो है की गिनती हो चुकी है। कांग्रेस उसमें से 21,047 वोटों के साथ है और बीजेपी 20,739 वोट, यानी तकरीबन कांग्रेस के पास जो लीड है 42,000 वोटों में से 300 से ज्यादा की जो लीड है। और ये लीड उन इलाकों की है जो ग्रामीण कहे जाते हैं, कोर वोटर जो है वो कहे जाते हैं जो बीजेपी के। और नेता प्रतिपक्ष जिस वक्त हमारे साथ है, उत्साह तो अभी से दिखाई देने लगा, जबकि सिर्फ 300 वोट का अभी आगे है अगर देखें। हालांकि 42,000 में से 21,000 वोट आपके पास आ चुके हैं, 20,000 के तकरीबन बीजेपी के पास है। क्या कहेंगे आप? अब चुनाव के अभी रुझान है, लेकिन मैं समझता हूँ अंत में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। तो ये जो वोट है ये कोर वोट कहा जाता है बीजेपी का, जो ग्रामीण इलाकों से आ रहा है, तो आपने ये कैलकुलेट किया था कि ग्रामीण इलाकों में कोर वोट कोई बीजेपी का नहीं था, आम जनता का वोट है। आम जनता वहाँ किसान है, आम जनता में युवा भी है, दलित भी है, आदिवासी भी है, पिछड़े भी है। ये तमाम लोग जो प्रदेश के मुद्दे वहाँ के मुद्दे, मैं समझता हूँ कि एक मुद्दा वहाँ का आतंक का भी था। जिस प्रकार से आतंक का पूर्व हमने उस सीट जीती थी, आतंक के खिलाफ जीती थी, वो व्यापारी वर्ग परेशान था। दोबारा उस आतंक को घर बैठाने के लिए, कल भोजन के लिए वापस से कांग्रेस जीतेगी। लेकिन ये आप कांग्रेस जरूर इस पे अभी श्रेय ले सकती है कि जो 300 वोटों से आगे या इतनी वोटों की जीत है, लेकिन कहीं जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में जो नाराजगी थी टिकट नहीं कटने का, उसका फायदा उठा रही है। देखिए, स्वाभाविक है कि दोनों पार्टियों में भितरघाती होते हैं तो उसका नुकसान फायदा हर पार्टी को होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो भी हो स्थिति, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि हम चुनाव जीत रहे, ठीक है, आपका सिंबल आपका, लेकिन चुनाव तो सरकार लड़ी, सरकार का तंत्र लड़ा, परोक्ष रूप से मदद की। तो ये अगर हम चुनाव ये जीतते हैं तो इस सरकार के खिलाफ चुनाव रहे। सवाल ये हो जाता है कि सिर्फ महज 12 घंटे पहले जिस राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को 7,000 वोटों से हराया था, उसे आपने महज 12 घंटे पहले हटाया। अब जो स्थितियां बनी उम्मीदवार की शिकायत के आधार पर बना, तो ये राजेंद्र भारती जी के लिए दुर्भाग्य। जीत रही है कांग्रेस, पक्का आपको विश्वास है? कहा कि परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसा विश्वास है तो उत्साह जो है वो ठीक है। शुरुआती रुझान में जो पार्टी आगे आती है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, लेकिन अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। इस सीट पर कांग्रेस जीतती है या बीजेपी, मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। अनुराग बने रहिएगा हमारे साथ। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा का भी इस बीच बड़ा बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि मेरी राजनीति का पटाक्षेप हो गया है, मेरा कोई पद लेने की इच्छा नहीं है, मैंने सिर्फ विधानसभा का टिकट मांगा था, पार्टी ने मुझे बहुत दिया है। तो नरोत्तम मिश्रा का ये बयान जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं कोई पद लेने की इच्छा नहीं है, लेकिन मेरी राजनीति का पटाक्षेप हो गया है, मैंने तो सिर्फ विधानसभा चुनाव का टिकट मांगा था। सुनिए क्या कहा उन्होंने। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से क्या मैसेज देना चाह रही थी पार्टी? आप कुछ अगर बताएं आपको, क्योंकि आपके समर्थकों ने इंतजार किया, लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, प्रदेश अध्यक्ष होगा। तो मैंने कभी भी लोकसभा मांगा अनुराग भाई, न मैंने कभी राज्यसभा मांगा, मैंने विधानसभा जरूर मांगा था। जी, पार्टी ने बदल दिया। पार्टी कितना देगी? 30 साल विधायक रखा पार्टी ने, 15 साल मंत्री रखा, कितना आखिर? तो कहीं तो उसका वो होता ही है पटाक्षेप। नहीं तो आप ये क्या कह रहे हैं कि पटाक्षेप हो गया? एक बड़ी बात कह रहे हैं आप, पटाक्षेप का। अभी आपके समर्थक तो कह रहे हैं कि दादा की लंबी पारी अभी भी बाकी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और तमाम, आप पटाक्षेप कह रहे हैं? बड़ी कोई पद लेने की इच्छा है ही नहीं। हाँ। एक इच्छा है, एक कार्यकर्ता का के रूप में, जैसे पार्टी ने अभी पिछले 2.5 साल काम दिया है, जिस तरह से पार्टी ने मुझे ज्वाइनिंग टोली का
शेयर संयोजक बनाया, जैसे महाराष्ट्र चुनाव में भेजा, जैसे दिल्ली चुनाव में भेजा, जैसे बिहार चुनाव, ऐसे कार्यकर्ता के रूप में पार्टी भेजती रहे कहीं ना कहीं काम में। बस अब अनुराग, अगर शब्दों पर गौर करें तो नरोत्तम मिश्रा संयमित होकर बहुत संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि मेरी राजनीति का पटाक्षेप हो गया, तो मायने क्या है? नाराजगी अभी भी बरकरार थी और इसी नाराजगी का फायदा कांग्रेस को मिल गया क्या? देखिए, निश्चित तौर पर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना कहीं ना कहीं पूरे देश को बीजेपी एक संदेश दे रही थी अपनी पार्टी के लिए, और केस स्टडी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा तो गलत नहीं है। वो इस तरीके का संदेश रहा कि नरोत्तम मिश्रा कद्दावर नेता थे, संकट मोचक कहे जाते थे बीजेपी के, लेकिन किसी भी शख्स को बीजेपी ने संदेश देने की कोशिश की कि किसी भी शख्स को पार्टी से इतर अपने को ऊपर नहीं सोचना चाहिए। परंपरागत सीट जो कहलाती थी कि हम 3 बार जीते, 7 बार जीते, 8 बार जीते, दरअसल सीट पार्टी की होती थी और इसी को ध्यान में रखते हुए नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया। हालांकि नरोत्तम मिश्रा लगातार 2023 का चुनाव हारने के बाद से उम्मीद कर रहे थे कि लोकसभा का टिकट मिलेगा, राज्यसभा का टिकट मिलेगा, प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदार भी थे। उसके बाद जब उम्मीदें खत्म हुई तब आखिरी उम्मीद बची थी कि विधानसभा का चुनाव में उन्हें टिकट जरूर मिलेगा, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो निश्चित तौर पर एक राजनीतिक संदेश देने की बीजेपी ने कोशिश की कि सम्मानजनक एंट्री का कोशिश की, तो वही नरोत्तम मिश्रा ने भी सम्मानजनक संदेश देने की कोशिश की है और अभी तक का रुझान ये बता रहा है कि वो संदेश देने में कामयाब तो हो गए हैं। कांटे की टक्कर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। अब गुजरात के मांजलपुर सीट की भी बात कर लेते हैं, जहां बीजेपी को बम्पर बढ़त मिल रही है, यानी वो सीट जहां से बीजेपी के लिए खुशखबरी आ रही है। 3 सीटों में से बीजेपी के मांजलपुर से सत्येंद्र भाई पटेल आगे हैं। 10वें राउंड में सत्येंद्र भाई पटेल 15,448 वोट से आगे, यानी कि बड़ी बढ़त बना ली है बीजेपी के कैंडिडेट ने। मांजलपुर में 10 राउंड की गिनती पूरी हो गई है, 9 राउंड अभी सिर्फ बाकी हैं, लेकिन अच्छी खासी बढ़त भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने बना ली है। तो समझा जा सकता है कि इस सीट पर बीजेपी कंफर्टेबल जीत दर्ज कर सकती है, यानी कि कंफर्टेबली जीत सकती है, ऐसा रुझान बता रहा है। निर्णय कपूर मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। निर्णय, ये सीट गुजरात की मांजलपुर की जहां बीजेपी ने बढ़त बना रखी है, एक बार फिर से यही संदेश कि गुजरात में बीजेपी कितनी मजबूत है, ये उपचुनाव को देखकर भी समझ में आ रहा है कि यहां तो कम से कम बीजेपी को अभी हिलाने वाला कोई है नहीं। निर्णय के पास हम लौटेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी लगातार आगे चल रही है, बीजेपी के कैंडिडेट लगातार आगे चल रहे हैं और कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं। तकरीबन 15,500 वोटों की बढ़त बीजेपी के कैंडिडेट ने मांजलपुर सीट में बना ली है। यहां कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो काफी पीछे चल रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी 15,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। 10 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और अभी 9 राउंड की गिनती बाकी है। इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2022 में जिस मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में सरकार बनाई थी, वो मजबूती अभी भी बरकरार है और गुजरात ऐसी जमीन हो गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए जो उपजाऊ है बीजेपी के लिए। उपचुनाव हो चाहे लोकल बॉडीज के चुनाव हो, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है वो बाजी मारती है। और इस बीच एक बार फिर से बांकीपुर का अपडेट आपको दे देते हैं। यहां सबसे बड़ा उलटफेर, बांकीपुर में प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं। जी हां, 7 राउंड की गिनती पूरी हो गई है और प्रशांत किशोर 3,811 वोट से आगे चल रहे हैं। आप सोचिए, लगातार प्रशांत किशोर ने बढ़त बना रखी है। 7वें राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, 3,811 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी कि पहला चुनाव प्रशांत किशोर लड़ रहे थे बांकीपुर सीट से और पहले ही चुनाव में प्रशांत किशोर कामयाब हो सकते हैं। शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं, क्योंकि बेशक मार्जिन कम है, लेकिन देखिए जैसे जैसे राउंड बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मार्जिन भी बढ़ता जा रहा है। अब तकरीबन 3,811 वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, जो एक बड़ा सेटबैक हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि बांकीपुर सीट बीजेपी के लिए किले के तौर पर समझी जाती थी। अब प्रहार में बात करेंगे संसद की, जहां मॉनसून सत्र में आज विपक्ष एक बार फिर सरकार पर हमलावर है। सरकार को घेरने के लिए संसद परिसर और सदन के भीतर भारी हंगामा और विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विपक्ष लोकसभा में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर हंगामा कर रहा है। लोकसभा में हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने दान पात्र रखकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्ष चढ़ावा चोरी के साथ साथ पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। विपक्ष की मांग है कि दिल्ली में प्रोटेस्ट के दौरान हुए पुलिस एक्शन को लेकर अमित शाह सदन में बयान दें। इसको लेकर विपक्ष जबरदस्त नारेबाजी कर रहा है।
अब देखिए, एक तरफ विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है तो वहीं सरकार FCRA बिल पेश करने वाली है जो विदेशी चंदा पाने वाले गैर सरकारी संगठनों यानी कि NGO के लिए नियमों को कड़ा करने के लिए है, जिसका भी विपक्ष विरोध करेगा। संसद में विपक्ष की 2 मांगे हैं। विपक्षी सांसदों का दावा है कि इन मांगों को पूरा किए बिना वो सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। विपक्ष चंदा चोरी पर विपक्ष चर्चा चाहता है। इसके अलावा सदन में गृह मंत्री के बयान देने की मांग भी विपक्ष की तरफ से लगातार उठाई जा रही है और इन्हीं मुद्दों को लेकर जबरदस्त हंगामा सदन के अंदर देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी ने आज भी संसद के मकर द्वार पर चढ़ावा चोरी के विरोध को लेकर चंदा इकट्ठा किया। कुल 47,100 रुपए कैश इकट्ठा हो गए। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। तो हर रोज संसद के बाहर इसी तरीके की स्किट समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से की जाती है, जहां दान पेटी लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद पहुंचते हैं, उसमें फिर पैसे डाले जाते हैं। प्रतीकात्मक तौर पर यह बताने की कोशिश है कि राम मंदिर में कैसे चढ़ावा चोरी हुई। हालांकि इसी दौरान एक विवाद भी खड़ा हो गया जब सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में आए। उनका विरोध अलग से हो रहा है, वो एक अलग कंट्रोवर्सी है। लेकिन फिलहाल विपक्ष का मूड क्या है ये आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। विपक्ष का मूड साफ है कि किसी भी सूरत हाल में सदन की कार्यवाही नहीं चल पाएगी जब तक विपक्ष की दोनों मांगों पर सरकार सहमति नहीं जता देती है। एक मांग ये है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हुआ, जो कथित तौर पर जिस तरीके की हिंसा की बातें कही जा रही हैं, छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल की बातें जो कही जा रही हैं, उस पर गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आकर जवाब देना चाहिए। ये मांग विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि चंदा अयोध्या जाएगा और सांसद अवधेश प्रसाद तय करेंगे कि इसे कब ले जाना है। श्री हनुमान जी के मंदिर में से जहां भी अभी सब लोग तय कर लेंगे और इसका फैसला हमारे अयोध्या के सांसद आदरणीय अवधेश जी लेंगे। 47,100 केवल नोटों का भी सिक्के गिनना बाकी है। फिर से चंदा चोरी हो गया तो फिर नहीं होने देंगे, पक्की रसीद लेंगे इस बार और हनुमान जी की संरक्षण में देंगे। जो चोरी करना चाहेगा उसी पे गदा पड़ेगी। बिल्कुल अवधेश जी फैसला ले लेंगे। वहीं दिल्ली में सांसद पप्पू यादव पर हमले को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है। हमले के बाद पप्पू यादव की टीम ने दिल्ली पुलिस को शिकायत दी थी, जिसमें कहा गया है कि कुछ लोगों ने पहले से सुनियोजित साजिश के तहत पप्पू यादव पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। शिकायत के मुताबिक हमलावरों का इरादा पप्पू यादव की हत्या करने का था। शिकायत में यह भी कहा गया है कि हमलावरों में से एक व्यक्ति एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने इस हमले के सिलसिले में 2 युवकों को पकड़ा है। दोनों यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। पप्पू यादव की तरफ से पप्पू यादव पर जो चप्पल है वो सुमित ने फेंकी, जबकि कहा जा रहा है कि उसका साथी हैप्पी शर्मा इस दौरान गाड़ी में मौजूद था। पप्पू यादव समर्थकों ने सुमित की जमकर पिटाई भी कर दी है और अब दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR भी दर्ज कर ली है। मसला चप्पल फेंकने का था, लेकिन पप्पू यादव एक चाकू लेकर आ गए और उन्होंने आरोप लगाया कि इस चाकू से उनकी हत्या की प्लानिंग हमलावरों ने की थी। कल शाम को पप्पू यादव दिल्ली में अपने सांसद आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी दौरान वहां एक युवक पहुंचा। उसने भगवा वेश में संसद भवन में प्रदर्शन को लेकर पप्पू यादव से सवाल पूछा। जब तक पप्पू यादव कुछ समझ पाते उसने पप्पू यादव की तरफ चप्पल फेंक दी। चप्पल फेंकने वाले युवक का नाम सुमित है, जबकि उसका दोस्त हैप्पी शर्मा पप्पू यादव के घर के बाहर गाड़ी में बैठा था। दोनों आरोपी बुलंदशहर के हैं और दोनों दोस्त हैं। इनमें सुमित गाजियाबाद में काम करता है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किस तरह पप्पू यादव से सवाल किया और चप्पल फेंकी, जरा देखिए। भगवान राम की मूर्ति लेकर के आप दूसरे आदमी के उसके अवधेश प्रताप के पैरों में रख रहे हैं, ये कहाँ का सम्मान करा आपने? कौन है आपने कहाँ का सम्मान करा? ये कौन है आपने कहाँ का सम्मान करा? अब इस मामले में पप्पू यादव ने भी एक बड़ा आरोप लगा दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि आज सुबह से भी उन्हें 4 बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। उनसे सनातन के अपमान का आरोप लगाकर माफी मांगने को कहा जा रहा है। पप्पू यादव ने पूछा कि आखिर में किस बात की माफी मांगी। सुबह से 4 फोन धमकी मिल गई कि आज मार देंगे तुमको। आज मैं विश्व हिंदू परिषद से बोल रहा हूं, मैं बजरंग दल से बोल रहा हूं। तुम
निकलोगे तुम्हें मार देंगे। माफी मांगो। अब मुझको समझ में नहीं आता किस बात को लेके माफी मांगे। चोरी आप कर रहे हो, आम आदमी की आस्था के साथ खिलवाड़ आप कर रहे हो, भगवान के साथ गद्दारी आप कर रहे हो, सभी तरह के संतों पर, शंकराचार्य पर हमला आप कर रहे हो। काल ने भी संतों के द्वारा सब कुछ चोरी कर लिए। एक सिंधी संगठन ने 200 किलो चांदी का आरोप लगाया चंपत राय पर, और एक परिवार ने आरोप लगाया सोना के रामायण पर। उसका जवाब नहीं। आप कह रहे कल जो घटना हुई उसके बाद ही आपको अलग अलग अभी सुबह रिकॉर्ड किया हो क्या? अभी अब देखिए, पप्पू यादव ने एक ऐसी स्किट की जिस पर विवाद खड़ा हो गया और अब उनकी इस स्किट पर अलग अलग राय समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी पप्पू यादव के समर्थन में है, क्योंकि जिस वक्त पप्पू यादव साधु वेश वाला प्रदर्शन कर रहे थे, उस दौरान अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद, डिंपल यादव और बाकी सपा नेता उनके साथ मौजूद थे और उनके इस नाटक में भरपूर सहयोग समाजवादियों की तरफ से दिया गया था। लेकिन अब जब मामला बढ़ चुका है, तूल पकड़ चुका है, मामला सनातन के अपमान से जुड़ चुका है, तो समाजवादी पार्टी के नेता इससे किनारा भी कर रहे हैं। अब सपा सांसद रामगोपाल यादव ने पप्पू यादव के नुक्कड़ नाटक पर सवाल उठा दिए हैं। रामगोपाल यादव ने कहा है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का संत समाज से कोई वास्ता नहीं है। पप्पू यादव का साधु वेश लेकर प्रदर्शन करना गलत था। देखिए, वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं, तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था, गलत। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी शुरुआती दिनों से राम मंदिर दान चोरी का मुद्दा उठा रही है। वो तो उठाएगी, उठाती रहेगी। कांग्रेस जब साथ आई तो विवाद घिर गया। अब दूसरी पार्टियों में कोई कमेंट नहीं करना। सरकार रचनात्मक काम ही नहीं करेगी तो अभिव्यक्ति तो आएगी नहीं उसके पास, तो नैरेटिव बनाएगी कि किस तरह से इस बात को घुमा के कहा जाए और दूसरों पर आरोप लगा दिया जाए। इसमें एक्सपर्ट हैं ये, इनका जाने कौन सा स्कूल है जिसमें ये चीज सिखाई जाती है। अब देखिए, रामगोपाल यादव तो कह रहे हैं कि पप्पू यादव को ऐसा ड्रामा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। संसद भवन में चंदा चोरी के नाम पर सियासी ड्रामा कर सांसद पप्पू यादव मुश्किल में फंस गए हैं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के संसद मार्ग थाने में पप्पू यादव के खिलाफ और राहुल गांधी और अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वाराणसी में भी पप्पू यादव के अलावा राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। वाराणसी के कोतवाली थाने की पुलिस ने साधु संतों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। सनातन के अपमान पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि हमने साधु संतों का अपमान कभी नहीं किया। वेश का नहीं, देश के सम्मान का मुद्दा है, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। सपा सांसद ने कहा कि चढ़ावा चोरी में बीजेपी बुरी तरह फंस गई है। संतों का अपमान कभी नहीं किया। मैं साधु संतों का सम्मान करता हूँ। यह जाहिर है किसी की सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं। देखिए, सच बात यह है कि ये चंदा चोरी में और चढ़ावा चोरी में, और चोरी नहीं, नृपेंद्र मिश्रा की जवानी ये डकैती है। इसमें भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रकोष्ठ बुरी तरह से फंसे नजर आ रहे हैं, और देश के करोड़ों करोड़ों जो प्रभु श्री राम के प्रति आस्थावान है उनकी जबान पे है। और आज अफसोस है कि जहां से वहां के देवतुल्य मतदाताओं ने हमको सांसद बनाया है, वहां एक समय था 5 लाख 10 लाख तक आते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे। आज दर्शनार्थियों की संख्या घट गई है, चढ़ावा की रकम घट गई है। इसका असर है, और पूरे देश के करोड़ों लोगों की ये भावनाओं पे चोट है, धार्मिक भावनाओं पे चोट है। अयोध्या को कलंकित किया गया है,
इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फंसी नजर आ रही है। अब देखिए, दो समाजवादी पार्टी के सांसदों का बयान मैंने आपको सुनवाया, दोनों की राय इस पर अलग अलग है। अब एक और बयान सुनिए। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के नाम पर जमीन की लूट हुई तो भगवान का अपमान नहीं हुआ। सपा सांसद ने कहा चढ़ावा की लूट हो रही है, पीएम को भगवान राम भक्तों से माफी मांगनी चाहिए। पापियों को जब राम मंदिर के नाम पर जमीन लूटा जा रहा था तो सनातन धर्म का अपमान नहीं हुआ। इन पापियों ने तब नहीं सोचा जब चंदे को लूटा। यहाँ तो यहाँ दक्षिणा और चढ़ावा लूट रहे हैं, एक बार भी इनके मुंह से आवाज नहीं आई। 20 घंटे में पप्पू यादव के ऊपर एफआईआर हो गया। 20 दिन तक उतने बड़े लूट में डकैती जो हो रही थी उस पर एफआईआर नहीं किया। इनको शर्म आनी चाहिए, आंखों का शर्म इनका मर चुका है। इनकी कोई नैतिक साहस नहीं होना चाहिए कि इस मुद्दे पर बोले भी। आज ये हनुमान जी को जब आगे नचा रहे थे तो सनातन धर्म का अपमान नहीं हुआ था? सारे मंदिरों में चोरी कर रहे हैं तो सनातन धर्म का भगवान राम ने बोला है क्या कि राम नाम जपना पराया बाल अपना? एक बार एक आवाज भी निकली किसी बीजेपी के नेता से? और आप लोग पूछिएगा ये सवाल अगर हो सके तो। बिल्कुल ये सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन संसद में बीजेपी इसको इशू बना रही है कि माफी मांगे तब आगे तमाम चीजें। प्रधानमंत्री देश के नौजवानों से माफी मांगे, देश के माताओं बहनों से माफी मांगे, पिता से माफी मांगे, भगवान राम से माफी मांगे। जिस राम मंदिर के नाम पर उन्होंने वोट मांगा था उन सारे राम भक्तों से माफी मांगे। माफी पहले वो मांगे, माफी का भाव अलग अलग हो सकता है। पप्पू यादव के ऊपर चाकू से हमला करा होगा। सनातन धर्म में यही सिखाया है, यही सिखाया सनातन धर्म। सनातन धर्म के नाम पर सबसे बड़े ढोंगी भाजपा वाले हैं। अब देखिए, दिल्ली में राम मंदिर का मुद्दा गूंज रहा है तो जाहिर बात है उत्तर प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र में भी इस पर विपक्ष हंगामा करेगा। इसका आज आगाज भी हो गया है। हालांकि आज शोक प्रस्ताव के बाद यूपी विधानसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सीएम योगी ने सत्र की शुरुआत से पहले विपक्ष को खूब खरी खोटी सुनाई। सीएम योगी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर विपक्ष के विरोध पर पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा अयोध्या की बात करने वालों ने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। सपा के दोहरे चरित्र को दुनिया देख रही है। सपा और कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण में बाधा डाली और अब उन्हें अयोध्या की याद आ रही है। अयोध्या के मुद्दे को वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे, जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण में वकीलों की अपनी फौज न्यायालय में खड़ी करके इस पूरे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया था। और राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। इनके दोहरे चरित्र को देश देख रही है, दुनिया देख रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विधायकों की तैयारी भी पूरी थी। आज विधानसभा परिसर में जबरदस्त हंगामा हुआ, जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, हाथ में बैनर पोस्टर दान पात्र लेकर नारेबाजी हुई। विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक, जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस जैसे मुद्दों पर योगी सरकार को घेरा। वहीं सरकार भी विपक्ष के हर सवाल के जवाब के लिए तैयार है। कल योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। नहीं भाई, इतना बड़ा मुद्दा जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, राम मंदिर में भगवान राम के चढ़ावा की चोरी हो गई है, चाहे जो ऐसा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे पूरे उत्तर प्रदेश की जनता बहुत नाराज है और 2027 के चुनाव में चढ़ावा चोरों को जो है उत्तर प्रदेश की जनता छोड़ेगी नहीं और 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार को बनाएगी। ये तो देखिए, आज लोग चंदा भी चढ़ा रहे हैं, ये जो दान पात्र लेके आए हैं, चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है। ये चढ़ावा चोरी सब भारतीय जनता पार्टी खाते में जा रहा है, उनके बड़े नेताओं के बीच में जा रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी ना बच पाई है ना बच पाएगी। हर जनता अयोध्या की हो चाहे पूरे प्रदेश, पूरे भारत की जनता जान चुकी है राम मंदिर के नाम पे इन्होंने जिस तरह झूठ फैलाया और जिस तरह लोगों के साथ धोखा किया है, ये भगवान राम इन्हें जल्द ही धोखा सबक सिखाने का काम करेंगे। लेकिन ये तो आप लोग बाहर उठा रहे हैं, अंदर हाउस में जरूर जरूर क्यों नहीं उठाएंगे। आप लोग ये मुद्दे हाउस में मुद्दे उठाए जाएंगे। कल हाउस है, आज भी हाउस है, लेकिन आज तो कंडोलेंस हो जाएगा। कल से हम लोग सारे मुद्दे उठाएंगे। 26,000 कुछ स्कूल बंद किए गए हैं, बेरोजगार छात्रों पे लाठियां चल रही हैं
और हम लोगों के बहुत सारे मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, छात्रों के मुद्दे हैं। ये सारे मुद्दे विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक सारे उठाएंगे। आप बताइए क्या आपके हाथ में क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम जी का जो ऊपर चढ़ावा हुआ था उसको चोरी कर लिया और उसके बाद देख रहे हैं पूरे देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम के नाम पर सत्ता में आई थी, उनको भी नहीं छोड़ा इन्होंने। तो ये किसके हैं? ये किसी के सगे नहीं है। जो भगवान श्री राम के सगे नहीं है वो किसी के सगे नहीं है। से समाजवादी पार्टी ये जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला हुआ है उसे विधानसभा में जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। उधर सरकार का कहना है कि जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है, SIT जांच हो रही है, आगे भी जो दोषी मिलेंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब देखिए, विधानसभा के बाहर सपा विधायकों ने अपने हाथों में दान पेटी लेकर प्रदर्शन किया। इसके अलावा नीट पेपर लीक मामले को लेकर भी समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। क्या क्या मुद्दे उठाने वाले विधानसभा? देखिए, नीट में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ और हजारों लाखों छात्रों के भविष्य के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया, महंगाई का मुद्दा है, किसानों की बदहाली का मुद्दा है, नौकरियां नौजवानों को नहीं मिल रही उसका मुद्दा है, जो लगातार अपराध इस प्रदेश में बढ़ रहा है और यहाँ तक कि भ्रष्टाचार में अभी जो हाईवे खुला कानपुर लखनऊ का 12 दिन के अंदर उसमें गड्ढे हो गए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर हम लोग सरकार को घेरने वाले हैं और ये जाने वाली सरकार है, इसका अंतिम समय नज़दीक है और लगातार ये अपने दम्भ में, अपने अहंकार में चूर ये लोग किसी की सुन नहीं रहे हैं। और दिल्ली में जिस तरीके से देश के युवाओं के सामने ये सरकार झुकी है, आगे भी हम लोग सरकार को झुकाने का काम करेंगे। नाम बता दीजिए अपना। राजेंद्र प्रसाद चौधरी, रुधौली बस्ती। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से चंदा चोरी का मामला पार्लियामेंट में बाहर उठा, पप्पू यादव ने जो वहाँ प्रोटेस्ट किया, उस पर क्या कहना है? पप्पू यादव ने जो चंदा चोरी हुआ था, चढ़ावा चोरी हुआ था, उसको जनता के जनमानस पर लाने का उन्होंने प्रयास किया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो इनसे जुड़े लोग हैं, जो चढ़ावा है, जो आस्था का सवाल है, उस पर डांका डालने का काम किया है। उसी को वो जनमानस के पटल पर लाने का उन्होंने काम किया है। राम गोपाल यादव कह रहे हैं वो सही नहीं है क्या? ये बताइए क्या किस तरह से आज आप लोग अपने मुद्दे उठाने वाले दान पात्र हैं? ये चढ़ावा हम लोग चंदा सही जगह पहुंचेगा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने जिस तरीके से भगवान रामचंद्र जी की जो डाका डालने का काम किया, आस्था से खिलवाड़ किया, ये पूरे देश और दुनिया ने देखा है। और हम लोग जहां पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी ने प्रमुखता से चंदा और चढ़ावा चोरी का विषय उठाया, हम लोग यहाँ पर विधानसभा के स्तर भी जो करोड़ों लोगों की आस्था से खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, उसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जल्द से जल्द जो SIT की रिपोर्ट पहली थी, आज तक इन्होंने उसको उजागर नहीं किया, दूसरी SIT नहीं बना दी। असली मुजरिमों को जिन्होंने डाका डाला उनको ये बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं सपा विधायक आशुतोष सिन्हा साइकिल से विधानसभा पहुंचे। साइकिल के आगे उन्होंने दान पात्र टांग रखा था। सपा विधायक से बात की हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने। आशुतोष सिन्हा हैं जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, साइकिल से आए हैं, एक दान पात्र लेके आए हैं। क्या लिखा है इसमें? देखिए, लिखा है चढ़ावा चोर गद्दी छोड़। इसलिए क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है और हमारी आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, चढ़ावा चोरी करने का काम किया, भगवान हनुमान जी को सड़कों पर नचाने का काम इन लोगों ने किया है। ऐसे लोगों पे FIR होना चाहिए और तुरंत गद्दी छोड़ना चाहिए नैतिकता के आधार पर इन लोगों को। सरकार तो कह रही है कि SIT बन गई, गिरफ्तार हो गए। SIT बनाकर बेवकूफ बनाने का काम कर रही है और जहाँ जो छात्र संघर्ष कर रहे थे उनके ऊपर अभी भी मुकदमे वापस नहीं हुए, उनके मुकदमे चल रहे हैं लेकिन उन पे मुकदमे नहीं हो रहे जिन्होंने चढ़ावा चोरी करने का काम किया है। सरकार बचाने का काम ऐसे लोग कर रही है। सरकार के खिलाफ हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। और अब बात उपचुनाव के नतीजों की। आज 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के फैसले का दिन है। बड़ी खबर पटना के बांकीपुर से। बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने अपने पहले ही इलेक्शन में बड़ा उलटफेर कर दिया है। प्रशांत किशोर बीजेपी के गढ़ में लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और अब उनकी लीड 6011 की हो गई है। बांकीपुर में 10 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। प्रशांत किशोर ने यहां पहले ही राउंड से बढ़त बना ली थी, जो कि अब तक कायम है।
बांकीपुर सीट बीजेपी के लिए नाक का सवाल है। ये सीट बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर यहां से जीत जाते हैं तो ये भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। पहले ही राउंड से प्रशांत किशोर ने बढ़त बनाई है और हर राउंड में प्रशांत किशोर की बढ़त अब बढ़ती जा रही है। अब तकरीबन 6000 वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, यानी कि पहले ही चुनाव में ये प्रशांत किशोर का पहला चुनाव है। वो चुनावी राजनीति में डेब्यू कर रहे हैं बांकीपुर सीट से चुनाव लड़कर। पहले ही चुनाव में अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो अपने आप में प्रशांत किशोर की राजनीति का एक नया उदय होगा, क्योंकि विधानसभा चुनावों में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। तब ऐसा लगा था कि अब प्रशांत किशोर की राजनीति समाप्त हो जाएगी, लेकिन बांकीपुर से ताल ठोककर प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बताया कि एक नया विकल्प बिहार में बनने के लिए तैयार है। पटना में जनसुराज पार्टी का जश्न भी शुरू हो गया है। प्रशांत किशोर के समर्थकों का जश्न मनना शुरू हो चुका है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर को लगातार बढ़त मिल रही है, जिसके बाद अब जनसुराज के कार्यकर्ता खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं, नाचते गाते झूमते हुए नजर आ रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं के लिए भी उत्साह वाली बात है और ये कार्यकर्ताओं के लिहाज से भी मनोबल को बढ़ाने वाली बात है। विधानसभा चुनावों में जो पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई थी, अगर उपचुनाव में बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर चुनाव जीतते हैं तो कार्यकर्ताओं में भी मनोबल आएगा और एक बार फिर से नई तरीके से पार्टी बिहार में राजनीति करेगी। अब बात मध्य प्रदेश की भी कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में बीजेपी पीछे चल रही है। दतिया में कांग्रेस के घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। 6 राउंड में घनश्याम सिंह ने 1786 वोट से बढ़त बना ली है। दतिया में बीजेपी के आशुतोष तिवारी पीछे चल रहे हैं। तो देखिए, दतिया के में आप नरोत्तम मिश्रा फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा इस सीट पर लगातार जीतते आ रहे थे, लेकिन 2023 में उनकी जीत का सिलसिला टूटा, वो हार गए और ये सिलसिला ऐसे टूटा कि इस बार जब उपचुनाव इस सीट पर हो रहे हैं तो पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा को चुनावी मैदान में नहीं उतारा, जिसकी वजह से वो काफी नाराज भी हुए थे। इस बीच दतिया से कांग्रेस उम्मीदवार का बड़ा बयान, नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ताओं ने मदद की। ये घनश्याम सिंह कह रहे हैं, जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उन्होंने बढ़त बना रखी है। नरोत्तम के कार्यकर्ताओं ने उपचुनाव में मदद की है, चुपचाप मदद की है। नरोत्तम मिश्रा ने कोई सहयोग नहीं किया, लेकिन उनके जो समर्थक हैं उन्होंने सहयोग किया है, ये कहा है घनश्याम सिंह। नरोत्तम मिश्रा ने आपका सहयोग किया है? वो नहीं, उन्होंने तो सहयोग नहीं किया, लेकिन हाँ, उनके कार्यकर्ता जो थे वो कई लोग नहीं माने और वो भाजपा से ज्यादा रुष्ट थे, उनने मेरी मदद की, चुपचाप की। नहीं, नरोत्तम नहीं, उनके कार्यकर्ताओं ने की। देखिए, बड़ी बात है जब कांग्रेस के कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा के जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो समर्थक हैं, उन्होंने मदद की है, तो समझा जा सकता है सीट पर अंदरूनी खेल क्या हुआ है। अब बात गुजरात की कर लेते हैं, जहां मांजलपुर में 12 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। मांजलपुर से बीजेपी को बम्पर बढ़त मिल गई है। बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल आगे हैं। सत्येंद्र भाई पटेल 19,368 वोट से आगे चल रहे हैं। तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं और बढ़त अब 19,000 की हो गई है। तो जाहिर बात माना जा सकता है कि इस सीट पर बीजेपी की जीत अब निश्चित है।